बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे बेसल फंक्शंस और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको बेसल फंक्शंस क्यों कहते हैं? ये बेसिकली जो मैथमेटिशियन था उसके नाम से इसको रिलेट किया जाता है। बेसल वो बेसिकली एक जो है वो जर्मन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था, जिसका जो है पीरियड वो 1784 टू 1846 है, और उसका जो है वो कंप्लीट नेम फ्रेडरिक विलियम बेसल था। फ्रेडरिक विलियम बेसल था। उसने जो है वो बेसल फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट किया था। आज के लेक्चर में आप जो है वो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से राइट कर सकते हैं, उससे मैं आपको उसका कंप्लीट डेरिवेशन और इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। बेसल फंक्शन का जो है फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आप जो है जब वेव इक्वेशंस या हेल्महोल्ट्ज़ होल इक्वेशंस, हेल्महोल्ट्ज़ बेसिकली जो है वो आपके पास गिब्स एनर्जी फंक्शन है, जो आपने इसको क्वांटम मैकेनिक्स या फिर आप इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। तो जब हम हेल्महोल्ट्ज़ में वेव इक्वेशंस में सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बेसल इक्वेशन का यूज़ होता है। इसके अलावा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में जो है बेसिकली यूज़ होती हैं, और इसके अलावा जो है इसके आप इंटीग्रल स्ट्रक्चर या जो वो स्ट्रक्चर जहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ होता है वहाँ पे भी आप इसका यूज़ देखते हो। तो आपने जो है वो बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की मोस्ट फेमिलियर फॉर्म देखी होगी, जो कि आपको इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रही है। ये दोनों ही इक्वेशंस वैलिड हैं। कुछ बुक्स में इस तरह से हैं, कुछ में इस तरह से हैं, तो ये दोनों ही वैलिड हैं। ये बेसिकली जनरल फॉर्म है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है कि जो यहाँ पे पैरामीटर v और n है वो बेसिकली रियल नंबर है, जो कि पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है। तो आप इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से गेट कर सकते हो? आप डिवाइड कर दोगे इस कंप्लीट इक्वेशन को बाय एक्स स्क्वायर। बाय डिवाइडिंग दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर देन यू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन आप किस तरह से करेंगे? जैसे कि फ्रोबेनियस मेथड का आपने सोल्यूशन अज्यूम्ड किया था, सिमिलरली आप यहाँ पे भी जो है वो सोल्यूशन अज्यूम करोगे, जो कि आपके पास होगा इस तरह से y इज इक्वल टू समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट सी एम एक्स पर रेज टू m प्लस r। इसको आप इक्वेशन नंबर स्मॉल a कह दें। सिमिलरली आप इस इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी। जब आप इसी इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर सी आ जाएगी। देन आप इक्वेशन नंबर ए, बी एंड सी इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। अब जो है आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा है कि दोनों सेम इक्वेशन है, जस्ट पैरामीटर वी और एन है, कि जो कि बेसिकली आपके पास रियल नंबर है और वो पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है। तो अब मैं ये जो सेकंड फॉर्म है ये लेने जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो है मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने ये वाली यूज़ की थी, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं ये वाली फॉर्म लेने जा रही हूँ। तो इस फॉर्म के अंदर जब आप इक्वेशन नंबर ए, बी और सी पुट करोगे तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो है बाहर, बाकी आपने वाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुट किया, प्लस एक्स बाहर, वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पुट किया, और लास्ट पे आपके पास जो है वो थर्ड फैक्टर जो था वो आ जाएगा, और साथ में आपके पास सिंपल वाई की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पर रेज टू -2 है, तो +2 और -2 जो है वो कैंसिल आउट होने के बाद बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सिमिलरली इधर आपके पास एक्स है, इधर आपके पास जो है एक्स पर रेज टू -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद भी बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। और लास्ट में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि ये दो टर्म्स हैं जो अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने इनको सेपरेट कर कर लिख लिया है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस एन स्क्वायर के टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको रीअरेंज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म एज इट इज़ रहेगी, जबकि आपके पास जो थर्ड टर्म में मैंने उसको एक्स स्क्वायर को जो है वो इधर कंबाइन कर दिया है m प्लस आर की पार के साथ। सिमिलरली एन स्क्वायर जो है वो सेपरेट लिख कर बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब जो है इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर से कॉमन ले रही हूँ सी एम और साथ में x पर रेज टू m प्लस आर। इस पूरी इक्वेशन में से ये वाला फैक्टर मैं कॉमन लूँगी जब, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे देखिए m प्लस आर, इधर m प्लस आर -1 और
यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म जब कॉमन चली जाएगी तो फिर अगला आपके पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट भी कॉमन लिया गया है इन दोनों टर्म में से, बल्कि इस थर्ड टर्म में से भी। तो ये वाली टर्म जो है वो थर्ड टर्म एज इट इज़ रहेगी, फोर्थ टर्म को भी इसके साथ कंबाइन किया है मैंने। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म m प्लस आर और माइनस एन स्क्वायर ये यहाँ पे आ जाएगा। समीशन भी कॉमन है, सी m भी कॉमन है और x पर रेज टू m प्लस आर भी कॉमन है। तो ये वाला जो थर्ड स्टेप है ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी जो है फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को कंबाइन कर लिया है, तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। डन अगेन मैंने क्या किया है, एक्स पर रेज टू आर को कॉमन लिया है इन सब में से। एक्स पर रेज टू जब आर को इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, एक्स पर रेज टू आर कॉमन, बाकी टर्म आपके पास ये वाली टर्म और प्लस आपके पास ये वाला फैक्टर। जब इसमें से भी एक्स पर रेज टू आर कॉमन चला गया तो यहाँ पे बाकी रह जाएगा m प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अगेन इसको थोड़ा सा रीअरेंज अब कर लेंगे तो यहाँ पे ये फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास m प्लस आर और m प्लस आर माइनस 1। ये देखें ये m प्लस आर जो है एक फैक्टर और दूसरा m प्लस आर माइनस 1, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस 1। तो वो -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो इसके कैंसिल आउट होने के बाद ये आपके पास m प्लस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, बाकी माइनस एन स्क्वायर एज इट इज़, एक्स पर रेज टू m और ये वाले टर्म भी एज इट इज़। अब जो है मैं चाह रही हूँ कि जो है इसकी मैं समीशन पार्ट्स और बाकी जो है x की पार्ट्स को जो है वो रीअरेंज कर लूँ। तो उसके लिए जो है आप इसकी 2 टर्म्स को ओपन कर लें, फर्स्ट समीशन की 2 टर्म्स को अप टू 2 डेरिवेटिव्स, क्योंकि पहले भी हमने m की जो समीशन है उसको जो है वो 1 2 पुट नहीं किया था। तो अब इसको अप टू 2 टर्म्स इसको ओपन कर लें, मतलब 2 ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप इसको ओपन कर लें। तो जब ओपन करेंगे तो मतलब आप क्या करेंगे, m की जगह पे पहली वैल्यू के लिए m की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, अगली वैल्यू के लिए m की जगह पे 1 पुट करेंगे, उससे अगली के लिए 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो जब पहली वैल्यू निकालने के लिए m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे c0, सिमिलरली यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जस्ट रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एज इट इज़ और x की पार्ट 0। ये एक टर्म हो गई। उसके बाद प्लस अब m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c1, इधर 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे नज़र आ रहा है, माइनस एन स्क्वायर और x की पावर भी 1, प्लस उससे अगली टर्म के लिए इधर ही जब हम अब उसको मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, उसको मैं अगेन समीशन की फॉर्म में लिख रही हूँ, m इज इक्वल टू इन्फिनिट और बाकी टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ ही राइट कर लेंगे। उसके बाद अब समीशन की टर्म्स को सेम करने के लिए जो है आपके पास अब यहाँ पे देखें m इक्वल टू 0 आ रहा है और m इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इनको सेम करने के लिए जो है कुछ आप इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, आप पुट करेंगे m इज़ इक्वल टू k फर्स्ट समीशन के लिए और m प्लस 2 इज़ इक्वल टू k सेकेंड समीशन के लिए। तो जब आप m प्लस 2 इज़ इक्वल टू k पुट करेंगे तो यहाँ पे फिर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 2। अगेन हमें पता है m इक्वल टू क्या है इस समेशन के लिए 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा विच इज़ k माइनस 2। तो समेशन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k इज़ इक्वल टू 2 इस वाले फैक्टर में, यानी इस लास्ट वाली टर्म में। तो जब समेशन की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया तो ये वाली टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगी, इधर समेशन नहीं था, इधर m को इक्वल टू k पुट कर दिया है। तो बाकी इधर भी देख सकते हैं आप कि हर जगह पे जहाँ पे m था वहाँ पे k आ गया है और बाकी जो लास्ट वाली टर्म भी k इज़ इक्वल टू इन्फिनिट और यहाँ पे k माइनस 2 और x k माइनस 2 और प्लस 2 होने की वजह से वो कैंसिल आउट होकर x जस्ट पर रेज टू k रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब जो है आप देख सकते हैं समीशन जो है वो एक ही फॉर्म में आ चुका है, k इज़ इक्वल टू 2, k इज़ इक्वल टू इन्फिनिट। तो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं x पर रेज टू 0, x पर रेज टू 1, x पर रेज टू k, x पर रेज टू k। तो आप इन तीनों कोएफिशिएंट्स को जो है वो कर लेंगे कंपेयर। यहाँ पे x पर रेज टू r अज्यूम कर लेंगे इक्वल टू 0 है, तो देन इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद x पर रेज टू 0 का कोएफिशिएंट आपके पास ये आ जाएगा c नोट आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे c नोट जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c नोट आपके पास जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप एन आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं। उसके बाद जब x पर रेज टू 1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो ये आपके पास टर्म है c1 1 प्लस आर होल स्क्वायर
माइनस एन स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 0। और जब लास्ट वन एक्स पर रेज टू के लिए करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आएंगे, जिसमें आपके पास है सी के प्लस आर होल स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर और प्लस सी के माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक कॉलम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्स पर रेज टू 0 के लिए करेंगे तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो या तो सी नोट इक्वल टू 0 हो सकता है या आर स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ पे सी नोट तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे पास कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट को हम जो है वो 0 पुट नहीं कर सकते। बिल्कुल वेरी फर्स्ट टर्म के लिए कोफिशिएंट आपके पास 0 नहीं हो सकता। तो हम फिर अज्यूम कर लेते हैं आर स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 0 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एन आर की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि प्लस और माइनस एन है, यानी कि R1 इक्वल टू प्लस एन, R2 इज इक्वल टू माइनस एन। सिमिलरली एक्स पर रेज टू 1 के कोएफिशिएंट के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो C1 इक्वल टू 0 हो या फिर उसका अंदर वाला फैक्टर। तो यहाँ पे अब अंदर वाला फैक्टर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आर की हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब आर की ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम जब इसको पुट करेंगे तो ये इक्वल टू, हम इसको 0 नहीं कह सकते, इसलिए फिर अब हम ज्यूम कर सकते हैं कि C1 इक्वल टू 0 है। तो अगर C1 इक्वल टू 0 है तो इट्स मीन कि माइट भी पॉसिबल कि जो है बाकी इसकी जितनी भी बाकी और टर्म्स हैं, यानी कि C3, C5, C7, C9 एंड सो ऑन, वो भी इक्वल टू 0 हों। सिमिलरली एक्स पर रेज टू के लिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म इधर प्लस की है, उधर जाकर इक्वल साइन के माइनस की हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो के है वो इक्वल टू है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब 0, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि 0 और 1 दोनों वैल्यूज़ हो चुकी हैं, 0 भी हो चुकी है और C1 भी हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे के की वैल्यू को। अब आर की भी 2 वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास, यानी प्लस एन और माइनस एन। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर चेक कर लेते हैं। इस फार्मूला के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज़ नेक्स्ट जो है वो चेक करने जा रहे हैं। देखें R1 इज़ इक्वल टू एन, जब इसी फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ओपन किया है पहले, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2KR माइनस एन स्क्वायर, उसको बाद में जो है वो आर की जगह पे एन पुट कर दिया प्लस एन, तो वो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से के को कॉमन ले लेंगे तो ये के प्लस 2n। तब जब के हमारे पास जो है वो यहाँ पे और वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो इट्स मीन हम सारी मतलब इवन वैल्यूज़ लेंगे, पॉजिटिव इवन वैल्यूज़, जो कि आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन होंगी। सिमिलरली जब आप R2 इक्वल टू माइनस एन पुट करोगे उसी फार्मूला के अंदर तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस के सी के माइनस 2 एंड दिस वन। अब इसको जो है वो ये माइनस वाली जो है डिवीजन में जो आ रहा है माइनस, इसको हम जो है इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। हम इसी जो है वो फार्मूला को यूज़ करते हुए फर्दर जो है वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि देखें, जब हम के की वैल्यू को 2, 4, 6, 8 पुट करेंगे तो सबसे पहले C2 के लिए जब निकालेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। के की जगह पे मैंने 2 पुट की है। इसी फार्मूला में के की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे, फिर 4, फिर 6 और फिर 8 एंड सो ऑन। सबसे पहले जब 2 पुट किया तो ये इस तरह से आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा माइनस सी नोट 4 प्लस 4n। यहाँ पे 4 को अगेन कॉमन लेके 1 प्लस n आ जाएगा। उसके बाद C4 जब इधर 4 पुट करेंगे इसी फार्मूला के अंदर तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इधर से आपने नेक्स्ट इधर मूव करना है, इस जगह से आपने नेक्स्ट इधर मूव करना है। तो यहाँ पे ये C4 की वैल्यूज़, और जब C2 यहाँ पे आ जाएगा तो C2 हमें पता है माइनस सी नोट ओवर 4 प्लस 4n, तो उसकी जगह पे पुट करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल 4 स्क्वायर 1 प्लस n 2 प्लस n। सिमिलरली C6 के लिए भी आप इसी तरह से वैल्यू निकालोगे। जब यहाँ पे C4 आ जाएगा तो C4 पे उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास इस तरह से ये C नोट आ जाएगा एंड सो ऑन चलते जाएंगे आगे नेक्स्ट। तो जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन का क्या था, y ऑफ x विच इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट और दिस वन। तो जब हम इस मिशन को ओपन करेंगे अगेन तो 0 से स्टार्ट लेंगे जो कि इनिशियल वैल्यू है, तो ये आपके पास आता जाएगा C0 x0
प्लस आर एम की जगह पे 0 पुट करें। सिमिलरली C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन। अब जब कि हमें पता है आर इक्वल टू क्या है, प्लस एन के लिए यूज़ कर रहे हैं, माइनस एन वाली वैल्यू को इग्नोर कर लिया है हमने, तो प्लस एन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा आर की जगह पे। अगेन जो है हमें पता है C1, C3 जो कि आपके पास ओड कोएफिशिएंट्स हैं या ओड फंक्शंस हैं, उनको हमने कहा है कि वो इक्वल टू 0 है, तो अगेन आपके पास जस्ट इवन फंक्शंस रह जाएंगे जो कि C0, C2, C4, C6, C8 एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पे x की पावर n को कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास रह जाएगा C0 प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C4 x की 4 प्लस C6 x 6 प्लस एंड सो ऑन। सो एक्स एन को कॉमन लेने के बाद आपके पास C0 एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि C कोई वैल्यू नहीं थी। उसके बाद C2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये C2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, C4 की वैल्यू आ जाएगी इधर x4 एज इट इज़ आ जाएगा, सिमिलरली C6 की वैल्यू आ जाएगी x6 एंड सो ऑन। जब अगेन हम यहाँ से एक्स एन और C0 को कॉमन निकालते हैं, ये देखें यहाँ पे हर टर्म में C0 आ रहा है, इसको कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 माइनस एक्स पर रेज़ टू 6 प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास ये जनरल फॉर्म आ जाएगी विच इज़ कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर ODEs। यानी कि ये आपके पास जो कोई भी ODEs जो है जनरल फॉर्म उसकी ये बेसल फॉर्म है। थैंक यू।